नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं हूं दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे NJAC की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन इस पर बात करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा आज कहां से निकल कर आया। अभी 2 दिन पहले जब उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, और एक बात और जान लीजिए, वो खुद वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं और राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसकी बार एसोसिएशन में भी वो उच्च पदों पर रहे हैं, शायद अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने अभी ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के यहां ये जो नोट कांड हुआ, जले हुए नोटों का कांड हुआ, इसको मुद्दा बनाकर उन्होंने जो राज्यसभा में नेता हैं राज्यसभा के जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी जो हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो हैं खड़गे जी, कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन दोनों को बुलाया और उनसे इस विषय के ऊपर चर्चा करी। हालांकि उस चर्चा के दौरान उन्होंने जो दिल्ली के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी, उनकी तारीफ भी करी कि भाई सारे प्रकरण को उन्होंने पूरी तरह से सार्वजनिक किया और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी, वीडियो थी, उन्होंने उसको अपने वेबसाइट के ऊपर भी डाला, अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला। ये सब चीजों की उन्होंने तारीफ करी जगदीप धनखड़ जी ने। लेकिन साथ ही जो उन्होंने एक मुद्दा शुरू किया, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुरू किया, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, क्या आज NJAC को दोबारा से लाने का प्रयास करना प्रासंगिक होगा। एक नई बहस, एक नई चर्चा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, दिल्ली की जो सरकारी गलियारे हैं, दिल्ली के जो सत्ता के गलियारे हैं, राजनीतिक पार्टियों का जो थिंक टैंक है, उनके बीच में फिर से ये एक चर्चा चली है कि भारत में जो संविधान ने व्यवस्था बनाई, उसकी जो 3 व्यवस्थाएं थी, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से निर्धारित किए गए, सबकी सीमाएं बांधी गई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम स्वतः स्फूर्त ही लागू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के ऊपर उन्होंने जिस तरह से सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया और एक कॉलेजियम का सिस्टम स्थापित किया, तो उससे जो एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है, एक इम्बैलेंस हो गया। आज हालत यह है कि न्यायपालिका, भले वो देश के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट हो और भले ही सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार किसी ना किसी मुद्दे पर एक ऐसी टकराव की स्थिति आ जाती है जहां लगता है कि सरकार, भले वो विधानसभा हो और भले वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके और न्यायपालिका के बीच में एक गुत्थम गुत्था सी एक स्थिति बनती रहती है। तो उपराष्ट्रपति महोदय ने ये जो NJAC का एक जिन्न बाहर से फिर से निकालने का एक, मैं कहूंगा जिन ही कहूंगा इसको, जिन निकालने का जो प्रयास किया है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे अपना बहुमत लाती है, वो तरह तरह के कुछ नए प्रयोग करते हैं, नए फैसले लागू करते हैं। तो 2015 में जब केंद्र सरकार NJAC लेकर आई, जो कि एक संविधान संशोधन विधेयक था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, तो ये जो संविधान संशोधन था, तो संविधान संशोधन का आपको भी पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। भारत के जितने भी राज्य, उसकी आधे से ज्यादा राज्य सरकारों द्वारा उसकी संस्तुति चाहिए, वहां से भी एक हरी झंडी मिलनी चाहिए, तब कहीं जाकर एक संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित होता है। तो उस समय हालांकि, यानी कि बावजूद इसके कि संसद के दोनों सदनों ने ओवरवेलमिंगली, बिल्कुल लगभग
एकदम निर्विवाद रूप से इस विधेयक को पारित किया। बाकी सभी राज्य सरकारों की तरफ से भी जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं थी वो भी पूरी हुई, मतलब वहां से भी उसकी संस्तुति होकर आई और इसको इसका जो विधान था, जो एक्ट था, वो बन गया। लेकिन हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर ब्रीच है केंद्र सरकार का। उन्होंने इस विधेयक को खारिज कर दिया। यानी कि ये जो विधेयक था, जो विधेयक पास हो गया था, वो विधेयक एक्ट नहीं बन पाया, कानून नहीं बन पाया। अब साहब, वैसे तो हमारे यहां पर पूरा का पूरा इतिहास है जबकि केंद्र सरकार ने अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपनी सीमाओं का भरपूर उपयोग किया, सदुपयोग किया और न्यायपालिका की तरफ से अगर उनके किसी भी अधिकार क्षेत्र में अगर हनन या खलल या दखल की बातचीत हुई तो वहां केंद्र सरकार ने उसको मुंह का जवाब दिया। भले वो इमरजेंसी का मामला रहा हो, भले वो शाहबानों वाला मामला रहा हो, कुछ भी मामला आप ले लीजिए। पिछली जो सरकारें थी, विशेष रूप से जो सरकारें श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पर जो उनकी सरकार रही या कालांतर में जो राजीव गांधी की सरकार रही, उन्होंने न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं दिया। खैर, उसके बाद एक कॉलेजियम सिस्टम बना तो बात चल रही थी ये 2015 का जब एनजेएसी एक्ट बनते बनते रह गया तो उस समय अगर केंद्र सरकार दृढ़ता दिखाती, एक अच्छी विल पावर दिखाती और इसको दोबारा से अगर ये लेकर आते और इसको पास करते तो स्वाभाविक रूप से जो भारत का कानून कहता है, जो भारत का संविधान कहता है, तब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वहां पर मुद्दा क्या था कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के दिमाग में उस समय जो बात चल रही थी कि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अगर ये विधेयक वापस आता है तो राज्यसभा में क्या दोबारा वही समर्थन विपक्षी दलों का मिल पाएगा? क्या राज्य सरकारों से मिल पाएगा? या विद इन द एनडीए भी कितना वो 2/3 का जो उनका आंकड़ा है, क्या वो उसको दोबारा छू पाएंगे? तो वहां कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी होगी या विलिंगनेस की कमी रही होगी। हालांकि अगर हम इसके ऊपर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो भले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई हो या ना आई हो, लेकिन तब के जो कानून मंत्री थे, जो वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली जी, तो श्रीमान अरुण जेटली जो अब आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन तब वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका ये कहना था कि टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है, यानी कि भारत का एक ऐसा लोकतंत्र, उसके ऊपर उन लोगों का वर्चस्व चल रहा है जो कि चुनकर नहीं आए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया, पर बावजूद इसके भी कुछ भी नहीं हो पाया। खैर, अब न्यायपालिका तो साहब न्यायपालिका है, कॉलेजियम सिस्टम चलता रहा, मोदी सरकार आगे बढ़ती रही। हालांकि उसके बाद वो जीएसटी भी लेकर आए, धारा 370 भी उन्होंने हटाई और भी कई संविधान संशोधन विधेयक उन्होंने पारित कराए, कानून बनाए। लेकिन एनजेएसी के ऊपर या उसको टच करने की या उसको दोबारा से सदन के पटल पर लाने की, उसको फिर से एक कानून का रूप देने की जो एक कोशिश होनी चाहिए थी, उसका उनको मौका नहीं मिला। या शायद कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो साहब ठंडा करके खाते हैं। आप कहने वाले कह सकते हैं, अब कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मोदी जी का बचाव करना है या उनको श्रेय देना ही है तो वो कह सकते हैं कि मोदी जी ठंडा करके खाते हैं, वो तो मौके का इंतजार कर रहे थे। और अभी ये मौका जस्टिस यशवंत वर्मा ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने दे ही दिया। आपको पता ही होगा कि जब 14 मार्च को उनके घर में जो पीछे बैकयार्ड में एक स्टोर रूम है, वहां पर आग लगती है। घर में जज साहब है नहीं, उनकी पत्नी है नहीं, केवल उनकी मदर है, उनकी बेटी है और स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है। आग लगने पर स्वाभाविक रूप से उन्होंने सूचना दी फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझाती है, लेकिन जब आग बुझाने के बाद वो आग लगने के कारणों की जांच के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नोट ही नोट जले हुए बिखरे पड़े हैं, बोरे भरे पड़े हैं नोटों के। तो स्वाभाविक रूप से जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, उसने वीडियोग्राफी करी,
लेकिन कहते हैं ना कि जी अदालतों से तो सभी डरते हैं, अवमानना का डर, ये कोई मतलब अननोन बात तो है नहीं। भले कोई आईपीएस ऑफिसर हो, भले कोई आईएएस ऑफिसर हो, सबको पता है अदालतों में तो हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चैम्बर में बुलाकर किसी की भी लताड़ लगाने के लिए वो सक्षम है, क्योंकि भारत के कानून ने उनको इम्यूनिटी दे रखी है। कोई जजों से कोई पंगा नहीं लेता, उनके निर्णयों के ऊपर आवाज उठाने की, उनकी गलत भी अगर बात हो रही है उसके ऊपर कहने की हिम्मत इस देश में किसी में नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से आप खुद सोचिए, एक ऐसी आग कहीं पर लगी होती जहां किसी बिजनेसमैन के घर, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर, किसी नेता के घर, किसी अभिनेता के घर में अगर ये आग लगी होती और वहां नोटों की बोरियां पाई गई होती, तो आप सोचिए पूरा का पूरा मीडिया उनके पीछे लग चुका होता, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़ गए होते, खोद खोद के उनके खानदान के हर व्यक्ति को उठाकर ले आए होते पुलिस वाले। लेकिन चूंकि ये माननीय हाई कोर्ट के जज साहब थे, साहब किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। यानी वो फायर ब्रिगेड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो पहले एक बयान देते हैं कि मैंने वहां नोट नहीं देखे, फिर दूसरा पहला उनका बयान आया था कि नोट हैं, फिर दूसरा उनका बयान शायद किसी के दबाव में ये आया कि नोट तो थे ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं, फिर तीसरी बार फिर उन्होंने अपने बयान को बदला और कहा हां वहां पर अधजले नोट, जली हुई हालत में जो नोट थे उसके बोरे वहां पर पाए गए। तो वो किसके दबाव में या किसके इशारे पर ये बदल बदल कर बयान दे रहे थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन विडंबना ये है कि इस सारे प्रकरण की कोई भी 0 एफआईआर भी दर्ज हो सकती थी। मान लीजिए जज साहब को इम्यूनिटी भी प्राप्त है, तो किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी एक कम से कम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही तो होती है। एफआईआर का मतलब ये थोड़ी किसी को आप फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन साहब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और करेले पर नींद चढ़ा ये कि 14 तारीख का यह प्रकरण होता है, जज साहब भोपाल में बैठे हैं, लेकिन वो 2 दिन तक वापस दिल्ली आने की जहमत नहीं उठाते कि ठीक है आग लगी होगी, बोरे मिल गए होंगे, कोई परवाह नहीं साहब। नहीं तो आप सोचिए जिसके घर में आग लगी होगी वो कहीं भी बैठा होगा, भागा भागा दौड़ा दौड़ा पहले अपने घर की ओर आने का प्रयास करेगा, जैसा कि जस्टिस वर्मा की तरफ से नहीं किया गया। और उससे ऊपर भी बात देखिए कि ये जब सूचना पुलिस के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच के लिए उनको भेजता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये बात जनता की या मीडिया की जानकारी में आने से रोकी जाती है, क्योंकि कहीं पर भी कोई सुगबुगाहट तक भी नहीं हुई कि हाई कोर्ट के जज के घर में आग लगी है और वहां नोटों की बोरियां मिली हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर थी, जिसको मीडिया में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि किसी को कानो कान खबर ही नहीं होने दी गई। फिर जब 21 तारीख को आप सोचिए, 21 तारीख को 14 तारीख की घटना है, एक हफ्ते बाद पता नहीं कहां से सुगबुगाहट या कहीं से खबर लीक होकर जब एक अखबार ने, दैनिक ने यहां दिल्ली में इस बात को छापा कि हाईकोर्ट के जज के घर आग लगी, तब उसके बाद हड़कंप मचा। तब उसके बाद मीडिया वहां भागा भागा गया, कुछ चैनल्स गए, यूट्यूबर्स गए, अखबारों के पत्रकार पहुंचे, फिर तो सारी दुनिया वहां पहुंचने लग गई। तब हबड़ा तपड़ी में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने कहा अच्छा जी हम इसको जस्टिस वर्मा को लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब साहब एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में बोरे ही बोरे भर भर के नोट मिले हैं, अधजली हालत में मिले हैं, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। क्यों? क्योंकि वो जज है, माननीय न्यायाधीश है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ उठाकर उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। जबकि हालत यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर सख्त ऐतराज जताया कि हम लोग कोई डस्टबिन नहीं है या कूड़े का ढेर नहीं है कि आप अपने यहां का कूड़ा उठाकर या कहीं और का भी कूड़ा उठाकर आप हमारे यहां फेंक देंगे। तो आप खुद सोचिए। लेकिन यह प्रकरण जो था, इस प्रकरण ने पूरे देश में, पूरे राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू कर दी कि क्या कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने का समय आ गया है। क्या ये जजिंग की जो कम्युनिटी, जजिस की जो कम्युनिटी है, ये जो माननीय न्यायाधीशों का एक नया कहते हैं एक संप्रदाय बन गया है, जो कि अपने आप में पूरी तरह से अपने आप को कानून से, अपने आप को संविधान से, अपने आप को केंद्र सरकार से भी ऊपर समझता है। यानी हठधर्मिता देखिए साहब
कि हमारा जज तो हम ही नियुक्त करेंगे, लेकिन अगर आपने इलेक्शन कमिश्नर भी अगर नियुक्त करना है तो वो हमारी परमिशन से होना चाहिए या हम उसके अंदर होने चाहिए। यह हालत थी। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार को एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है, जिसको कहते हैं ना नरेंद्र मोदी आपदा में अवसर ढूंढने के एक्सपर्ट हैं। तो इस आपदा जो कि जस्टिस वर्मा के घर नोट मिलने के बाद न्यायपालिका के ऊपर आई है, इस आपदा में एक अवसर छुपा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी उस अवसर को भुना लेते हैं तो आप मानिए कि एनजेएसी का जो मैंने लिखा कि जिन बाहर आने को तैयार पड़ा है, तो एनजेएसी के ऊपर फिर से देश भर में बहस हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा में इसे फिर से पारित किया जा सकता है। और आज न्यायपालिका भी उस मॉरल ग्राउंड के ऊपर नहीं खड़ी हुई कि अगर यह विधेयक दोबारा से पास होकर आता है तो वो उसे लौटा दे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने आप में सिर्फ दूसरों से एक नैतिकता का एक अपेक्षा कर रहे थे, उनको एक चाशनी चटा रहे थे, उनको एक भाषण झाड़ रहे थे कि नैतिकता में रहिए, नियमों में रहिए, जब आप स्वयं नियम तोड़ते हुए नैतिकता की जो एक सीमा है उसको लांघते हुए स्वयं आपके जजेस नजर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका मॉरल ग्राउंड वीक हो जाता है। एनजेएसी भी कोई ऐसी संस्था नहीं है कि उसके बाद सरकार का ही कंट्रोल रह जाएगा। एनजेएसी में जो प्रपोजल था वो बहुत बढ़िया प्रपोजल था। एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, कुछ जजेस रहेंगे, कुछ सीनियर लॉयर्स रहेंगे, और इसके अलावा आम जनता के भी 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। वो 2 रिप्रेजेंटेटिव में भी एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा रहेगा जो कि या तो एससी होंगे या एसटी होंगे या महिला होंगी या अल्पसंख्यक होंगे, यानी कि समाज के, देश के, राजनीति के हर वर्ग को मिला जुलाकर एक ऐसी कमेटी बने जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करे और कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। क्या आपको भी लगता है कि यह कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और नया एनजेएसी लाकर एक नई पारदर्शी कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और न्यायाधीशों की जो एक नियुक्ति है उसकी एक व्यवस्था फिर से एक नए सिरे से बननी चाहिए? कि आप भी ऐसा सोचते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें ऐसे जज आए जो उनकी जवाबदेही तय हो, वो अपने आप को संविधान से, कानून से और प्रधानमंत्री से ऊपर ना समझे? अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि ये बात एक चर्चा का विषय बने, एक आम जनता के बीच में एक बहस शुरू हो कि भारत की जो न्यायपालिका या जो भारत की न्याय व्यवस्था आज सड़ांध की स्थिति में पहुंच गई है, उसको कुछ ताजी हवा का झोंका मिल पाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए और आज के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।